जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जो चला, उसमें आखिरकार सीज फायर अब हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जो अमेरिका और इजराइल की मांग थी ईरान को लेकर कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोका जाएगा, ईरान में रिजीम चेंज होगा, इसमें से तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन आखिर ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने क्या हासिल किया, इस सब को समझने की कोशिश करेंगे। कौन जीता, कौन हारा, और कई सारे बड़े सवाल हैं, उनके जवाब हम आज तलाशेंगे। हमारे आज के मेहमान मेजर जनरल अस्थाना, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए और आपके दर्शकों से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से। सर, ईरान इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर की तरह इस बार भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया। काफी एक्साइटेड नजर आते हैं वो सीज फायर अनाउंस करके। पहले झगड़ा लगाएंगे, फिर सीज फायर अनाउंस करेंगे। लेकिन सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन जीता, कौन हारा, किसने क्या हासिल किया। ईरान में अमेरिका और इजराइल को आखिर क्या हासिल हुआ जिसके बाद युद्ध विराम पे पहुंचा गया है? देखिए, आजकल की लड़ाइयों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शुरू हो गई है और वो ये है कि लड़ाई के साथ साथ एक नैरेटिव की लड़ाई भी चलती है। और उस नैरेटिव की लड़ाई में एंड में हर एक आदमी बोलता है नहीं मैं जीत गया। अभी आप इस सिचुएशन में अगर आप देखें, जाहिर है कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली इसको एनालाइज करूं, निष्पक्ष होके, किसी के भी एम पूरे नहीं हुए, कोई भी जीता नहीं, लेकिन कोई भी हारा नहीं। अब मैं एक एक करके आपको सबकी बात बता देता हूँ। जहां तक इजराइल का सवाल था, इजराइल का इस लड़ाई को छेड़ने के पहले एक मकसद था। कहा उन्होंने ये था कि भाई मैं ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बर्बाद करना चाहता हूँ, पूरी तरीके से ईरान की मिलिट्री शक्ति को बर्बाद करना चाहता हूँ और ईरान मेरे लिए खतरा ना रहे, ये मैं आगे के लिए, सदियों के लिए इसको मैं निश्चित करना चाहता हूँ। ये नेतन्याहू का एम लेके वो चले थे। अब इस एम में अगर आप देखें तो ईरान की न्यूक्लियर ताकत खत्म हुई, अब ये क्वेश्चन मार्क है। कारण ये है क्योंकि हालांकि जो उनके मेजर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर जितनी चीजें थी उनके ऊपर काफी डैमेज है। न्यूक्लियर रेडिएशन किसी ने नहीं देखी। जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज थी उसके ऊपर जो अमेरिका ने बम लगाए, वो बम पहली बार यूज किए हैं, कितने अंदर घुसे किसी को नहीं पता। सफिशिएंट नोटिस ईरान को मिल गया था क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे न्यूक्लियर हथियार जो है वो टारगेट होने हैं। तो वहां से न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो उन्होंने इकट्ठा किया है, 8-9 बम बनाने का उनके पास एनरिच्ड यूरेनियम है जो 80% के आसपास आंकते हैं लोग। पहले 60% आंकते थे, अब 80% आंकने लगे हैं। वो कहाँ है किसी को नहीं पता, यानी कि वो पूरा का पूरा बच गया है जी। कुछ न्यूक्लियर साइंटिस्ट मरे हैं, लेकिन काफी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए काफी टैलेंट उन्होंने इस्तेमाल किया और काफी सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो सब कुछ तो खत्म नहीं हुआ। तो इसका मतलब ईरान का चाहे जो एफर्ट है वो थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन ईरान अगर ये ठान ले कि मुझे न्यूक्लियर बम बनाना है तो वो कैपेबिलिटी अभी भी उसके पास है। तो ये पहला एम अचीव पूरा नहीं हुआ। दूसरी चीज ये है कि हमने कमांडर मार दिया। अरे कमांडर तो फिर से हो गए अपॉइंट। तो एक आदमी जाता है तो दूसरा आ जाता है। ईरान में आदमियों की कमी तो है नहीं और ना ही कमांडरों की, ज्यादा आदमी ईरान में। हाँ अच्छा, ना कमांडरों की कमी है। एक कमांडर जाता है, दूसरा कमांडर आता है और वो और ज्यादा रेडिकलाइज्ड होता है। अभी आप देखिए IRGC, अब क्या हो गया है कि पॉलिटिकल लीडरशिप से कमांड कुछ हद तक इन हमलों से IRGC का वर्चस्व और बढ़ गया है। अभी IR लास्ट के मिनट में जब ये फायरिंग हो रही थी तो IRGC के कमांडर जो थे वो ज्यादा इसको कंट्रोल में थे ईरान के, और अयतुल्ला खुमानी को उन्होंने जानबूझकर बंकर में छुपाया हुआ था क्योंकि उनको टारगेट कर रहे थे लोग। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो IRGC है वो तो नहीं भूलने वाला कि कासिम सुलेमानी को मारा गया, और उनकी जो कट्टरपंथी है सोच है इजराइल के खिलाफ,
वो कम नहीं हुई, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो इससे इजराइल को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। तीसरी चीज ये है जो वहां पर विनाश किया, अब विनाश इजराइल में भी बहुत हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब दोनों को अपने अपने विनाश गिनने पड़ेंगे। तो अब क्या होगा कि दोनों ही साइड, और तीनों साइड, बल्कि मैं एक एक करके सभी के पास आऊंगा, अभी मैं इजराइल की बात कर रहा हूं, तीनों साइड इस लड़ाई के बाद में बोलेंगे हम जीत गए, हमने ये हासिल किया, और अपने अपनी भी पीठ थपथपाएंगे, अपने लोगों को भी बताएंगे कि देखिए हमने कितना बड़ा काम कर दिया, मेरे से पहले आज तक किसी ने कितना बड़ा काम नहीं किया। तो उसी मुताबिक नेतन्याहू ने स्पीच दी अपने इजराइल में कि हमने उनकी न्यूक्लियर ताकत को बर्बाद कर दिया है, अभी वो सदियों तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो डरेंगे, उन्हें पता है कि हम फिर से उसको मारेंगे, और हमने उनके कमांडरों को मार दिया, हमने ये सब कर दिया, और इसके लिए जो है इसलिए हम लड़ाई जीत गए, ऐसा नेतन्याहू का मानना है जी। अब आप आइए ईरान की तरफ, सबसे पहले अमेरिका की तरफ चलते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप के दिमाग में ये आइडिया था कि पहले तो वो घुसना नहीं चाह रहे थे, फिर जब एक सिचुएशन ऐसी आई और नेतन्याहू ने ये बताया कि देखिए मैंने इनके सारे एयर डिफेंस बर्बाद कर दिए हैं, अब अगर आपके बॉम्बर जाएं तो वो सही सलामत वापस आ जाएंगे, आपको लड़ाई में घुसना नहीं पड़ेगा। तो वो उन्होंने बोला कि ठीक है, वो उन्होंने बॉम्बर उधर भेज दिए, और उन्होंने ट्वीट किया, उधर भी बड़े जोश से उन्होंने अपना एम वो लेके चले। पहला एम बोला कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पूरी तरीके से बर्बाद करना, और वो मैंने आपको बता दिया कि इफेक्ट क्या हुआ उसका इससे पहले पिछले वाले हाँ उसमें सेगमेंट में। अब अगर आप देखें तो दूसरा उन्होंने बोला था अनकंडीशनल सरेंडर, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया था, यानी कि उनका स्टेटेड एम अनकंडीशनल सरेंडर, यानी ईरान पूरी बात मान जाए मेरी 100%। और क्या है वो 100% बात कि आप पीस पर्पस के लिए भी यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे, ये उनकी डील में शामिल था। अब हुआ क्या कि ईरान ने जब उनके बेसिस के ऊपर हमला करा, हालांकि सांकेतिक हमला था, और मैंने कई टेलीविजन चैनल पर पहले से प्रेडिक्ट किया था कि ये फिक्स्ड मैच होगा और उसमें दोनों को बता दिया जाएगा ताकि ईरान की इज्जत भी रह जाए, अमेरिका की भी इज्जत भी रह जाए, और लड़ाई आगे ना बढ़े, क्योंकि लड़ाई दोनों नहीं करना चाहते। तो हुआ क्या कि ईरान ने अब उनके बेसिस के ऊपर हमला करा, और बेसिस हम के ऊपर हमला करने के बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ये बोला था कि अगर रिटेलिएट किया तो मैं जो नेक्स्ट हमला करूंगा वो इससे भी भयानक होगा, ऐसा उन्होंने वार्निंग दी थी ईरान को। लेकिन जब उनके बेस पर एक्चुअली हमला करा ईरान ने, तब बोलते हैं वो पीस पीस पीस। तो अब उनकी भी जो अचीवमेंट है, जो एम था और जो अचीवमेंट था, दोनों चीजें आप आंक लीजिए। एम का जहां तक सवाल है, न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी बर्बाद हुई, उनका पेंटागन मानने को तैयार नहीं है। उनका पेंटागन कह रहा है कि नहीं, अभी कैपेबिलिटीज उनकी हैं और वो न्यूक्लियर बम फिर भी बना पाएंगे, थोड़ा सा डिले हमने जरूर कर दिया, ऐसा उनके चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कहना है। लेकिन ये कहना कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना पाएगा या कभी भी नहीं बना पाएगा, वो गलत हो, एक बात। दूसरी चीज, कंप्लीट सरेंडर तो हुआ ही नहीं, तो वो बिल्कुल अचीव नहीं हुआ। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसी मुताबिक अपने पुराने स्टाइल में बिना पूरी कंफर्मेशन के उन्होंने फिर से ट्वीट कर दिया जी पूरी तरफ से शांति होगी, और वो दोनों ने एक दूसरे को उसके बाद भी थोड़ा सा एंगेजमेंट किया। अब दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ईरान और इजराइल, कि किसने सीज फायर तोड़ा या किसने सीज फायर के बाद हमला करा, वो उनकी बात है। अब आइए आप ईरान की तरफ। ईरान की बर्बादी हुई है, उनके कमांडर मरे हैं, उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन तीन चीजें आप उसको गिनिए, ईरान का अपने देशों वासियों के सामने क्या कहना है। मैंने इजराइल और अमेरिका, जो इतनी बड़ी ताकतें हैं, दोनों को से कड़के मुकाबला किया और मैंने सरेंडर नहीं किया। वो बोल रहे थे अनकंडीशनल सरेंडर, हमने बोला ईरान बहुत बड़ी ताकत है और हमारी इज्जत है और हम सरेंडर नहीं करते। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो वो उनके हिसाब से वो एक बहुत बड़ी जीत है। दूसरी चीज, 500-600 आदमी इतनी बड़ी ईरान की पॉपुलेशन में मर जाएं, उससे इतना ज्यादा ईरान को हिलने वाला नहीं। कमांडर दोबारा रिप्लेस हो जाएंगे, फैसिलिटीज दोबारा क्रिएट हो सकती हैं, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। तीसरी चीज ये है, ईरान एक साथ थोड़ा सा और ज्यादा जुट के नजदीक आ गया और स्ट्रांग हो गया। कई लोग खुमैनी के जो खिलाफ थे
जो जी, पहले प्रदर्शन हुए थे, जो जो है महिलाओं के एंटी साथ में हिजाब जो, मूवमेंट की वजह से हाँ, कुछ। जो लेडीज मूवमेंट था, और जो उसके अलावा भी कई जो उनके जो अपोजिशन वाले थे, कुछ थे लोग जो उनके खिलाफ थे। लेकिन जब इजराइल ने हमला करा तो सारे के सारे एकजुट हो गए। तो ईरान ईरान अभी एक तरीके से इकट्ठा हो रखा है। और दूसरी चीज, पावर और ज्यादा हार्डलाइनर्स के पास पहुंच गई। अभी आईआरजीसी के कमांडर जो हैं वो ड्राइविंग सीट पे हैं इस समय ईरान के अंदर। एब्सोल्युटली। तो तो सर अब जी, अब तो इसमें आपने हाँ प्लीज सर बोलिए। कंटिन्यू। हाँ बोलिए बोलिए, नहीं आप नहीं, बताइए। आप कंप्लीट कर दीजिए सर। मैं ये समझना हाँ चाह रही थी कि आपने ये तो बताया कि क्या-क्या कुछ हुआ, पूरा हमने समझ लिया। लेकिन आखिर अमेरिका और इज़राइल की बात की जाए तो उनको हासिल क्या हुआ है इस पूरे वॉर से, जो उन्होंने क्योस अचानक से क्रिएट किया? ऑफ कोर्स ईरान को जंग में लाने का काम इज़राइल ने किया, ईरान ने प्रोवोक किया। हालाँकि जो अक्टूबर 7 से हुआ, हम स्टार्टिंग पे जाएँ तो वो एक अलग मसला है, लेकिन डायरेक्ट ईरान के ऊपर अटैक पहले इज़राइल ने किया, वो सारी चीज़ें। फिर इज़राइल और अमेरिका को मिला क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि जितनी भी ये लड़ाइयाँ आजकल हो रही हैं, उसके हुँ, पीछे कुछ पॉलिटिकल पर्पस भी होते हैं। ओके। नेतन्याहू के दिमाग में ये चल रहा था कि जब ट्रंप ने बोला कि एक डील करेंगे हम ईरान के साथ, हम हुँ, न्यूक्लियर डील, तो नेतन्याहू को लगा कि यार कहीं ये ना हो कि अगर न्यूक्लियर डील कुछ ऐसी हो जाए जो मेरे हक में ना हो। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से ईरान के सारे प्रॉक्सी जो उनके आसपास है उनको बर्बाद कर दिया था, हमस को, हुँ, हिजबुल्लाह को, इन सबको। तो वो ये चाह रहा था कि ये बड़ा अच्छा मौका है, इस समय ईरान सबसे ज्यादा कमजोर है उनके मुताबिक, और इस मौके पे अगर मैं इनके न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर हमला कर दूं हुँ, तो हो सकता है कि सबसे पहले तो एक लड़ाई लंबी हो जाएगी तो मेरी नौकरी बच जाएगी। उनकी सबसे बड़ी मुसीबत तो ये है कि लड़ाई बंद हुई और उनकी कुर्सी गई। उनको ये लग रहा है क्योंकि उनके पीछे करप्शन चार्जेस हैं, उनके पीछे सब कुछ है। तो वो सोचते हैं मैं लड़ाई करा के अगर मैं हीरो बन जाता हूँ और कुछ अपने अपोजिशन को अपने अपोनेंट्स को तहस-नहस कर देता हूँ तो मेरी साख बन जाएगी और मैं कुर्सी पे रहूँगा। और इस तरीके से वो 20 साल से तकरीबन हुँ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो सबसे लंबे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इजराइल के। तो एक मकसद था पॉलिटिकल इंटेंशन उनका, टू कंटिन्यू विद द वॉर, ताकि लड़ाई चलती रहे और उनकी कुर्सी बरकरार रहे, नंबर एक। नंबर दो, उन्हें लगा कि ये मौका है जिस समय ईरान सबसे कमजोर है। ये ऐसा मौका भी है जब प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे दोस्त हैं, और अगर मैंने ये कर दिया तो ना चाहते हुए भी प्रेसिडेंट ट्रंप कहीं ना कहीं मेरी मदद जरूर करेंगे। ऐसा उनके दिमाग में था। और इसलिए उन्होंने ये अचीव करने की कोशिश की कि क्या अगर मैं ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी को कमजोर कर पाऊं और न्यूक्लियर कैपेसिटी को कमजोर कर पाऊं, तो मैं ये इससे अच्छा मौका नहीं है। लेकिन जो एम उन्होंने आका वो ये था कि भाई पूरी तरीके से बर्बाद, तो पूरी तरीके से बर्बाद तो नहीं हुई। तो एम अगर उन्होंने ये जैसे मान के चले थे तो वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई लंबी खिंच गई, इसमें भी कोई शक नहीं है। और हुँ, उनके पास ये कहने के लिए हो गया कि देखिए आज तक हिस्ट्री के अंदर किसी ने ईरान के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया था इजराइल में। मैं पहला शख्स हूं जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है, और हिम्मत दिखाने के बाद मैं साफ बच के निकल के आ गया हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे से अच्छा प्राइम मिनिस्टर आपको नहीं मिलेगा, तो कृपा करके अभी मुझे प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अभी और चलने दें। तो ये तो तो हुई ये सर बात इज़राइल की। अमेरिका हाँ, को क्या मिला? अब अमेरिका का जो था एम था, जो उन्होंने उनको भी ऐसी बात नहीं है, ईरान की न्यूक्लियर शक्तियों से खतरा है। उन्हें भी लगता है कि अगर ये ईरान न्यूक्लियर बम बना लेता है, और ये न्यूक्लियर बम की या डायरेक्टली या डर्टी बम भी किसी अगर इन संस्थाओं के पास पहुंच जाता है, जैसे हुदीज हैं, हमस है, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। उनके बेसिस चारों तरफ फैले हुए हैं मिडिल ईस्ट में, और एक भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन अगर एक डर्टी बम उनके बेस पे गिरा देता है तो अमेरिका के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाह तो ये रहे हैं कि किसी तरीके से इनकी जो न्यूक्लियर बनाने की क्षमता है उसको बर्बाद किया जाए, लेकिन ये अचीवेबल नहीं है जब तक आप एक कंट्री को कैप्चर करके एक एक टनल में जाके और पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद ना करें। अमेरिका इस हालत में नहीं है कि एक एक टनल में घुस जाए और जाके वो करे, क्योंकि इसके लिए ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। तो वो उनके सामने मापदंड क्लियर है कि अगर हम अफगानिस्तान में 20 साल तक कैप्चर नहीं कर पाए और जीत नहीं पाए,
और एक एक कोने में नहीं घुस पाए, तो ईरान में नहीं घुस पाएंगे। ईरान अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा उसकी तगड़ी ताकत है और ऑर्गेनाइज ताकत है। देखिए, आप कुछ भी कहिए, इतने कमांडर मरने के बाद भी ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा था पूरे टाइम। इसका मतलब उनका कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही रहा पूरी लड़ाई के दौरान। तो ईरान एक बड़ी ताकत है, इसको मानना पड़ेगा। तो अमेरिका को यह लगा कि यार ये अच्छा मौका है, एयर डिफेंस पूरा बर्बाद हो चुका है ईरान का, इस मौके पे अगर मैं अपने ये जो बंकर बस्टर हैं जो आज तक मैंने इस्तेमाल नहीं करे, इससे मार के अगर मैं उनकी न्यूक्लियर पावर को बर्बाद कर देता हूं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी करता हूं तो टेस्ट तो हुआ ना। तो टेस्ट होके ये पता चल गया कि हाँ भी पॉइंट जो है वो माउंटेन के अंदर ये इस्तेमाल होगा और ये करेगा कुछ कार्रवाई। अब सवाल ये है कि पूरी तरीके से वो घुसना ही नहीं चाहते तो ये उनका इंटेंशन ही नहीं था पूरी तरीके से लड़ाई में घुसने का। और उनकी अपनी जो जनता है, कहीं ना कहीं नेतन्याहू के प्रेशर में आकर उन्होंने ये कदम उठाया, क्योंकि इजराइल का प्रेशर बना रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी एक मुसीबत ये आ गई थी जो मैं अभी मतलब इसको भी इस तरीके से समझने की बड़ी बात है कि नेतन्याहू के ऊपर जब इनका था ना कि आयरन डोम है तो कभी इजराइल के ऊपर इतना ज्यादा मुसीबत नहीं आएगी, वो जब ईरान ने मिसाइलें फायर की और आयरन डोम भी उतना असरदार साबित नहीं, वो कारगर नहीं हुआ और ईरान को काफी नुकसान हुआ। और ईरान के पास में तकरीबन अभी भी 4-5 हजार मिसाइल बची हुई हैं। और अमेरिका को ये लगा कि अगर ये मिसाइलें इजराइल के ऊपर वैसे भी अगर फायर कर दे तो एटम वो न्यूक्लियर बम को तो छोड़ो, वैसे इजराइल नहीं टिक पाएगा, बहुत मुसीबत हो जाएगी इजराइल के लिए। तो अभी मेरा घुसना जरूरी है अगर इजराइल को बचाना है। और इजराइल को बचाने की अनाउंसमेंट तो उन्होंने किया हुआ है, और कोई भी गवर्नमेंट हो अमेरिका में इजराइल को बचाने का काम तो वो अवश्य करेगी। तो ये तो हमें मान के चलना चाहिए। तो इससे अगर आप सोचे कि क्या उन्होंने अचीव किया, तो यस, उन्होंने इजराइल को बचा लिया, पहली बात। दूसरी चीज, उन्होंने अपना वेपन टेस्ट कर लिया। तीसरी चीज, उन्होंने अपनी जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनको भी ये बता दिया कि देखिए मैं पावर भी इस्तेमाल करना जानता हूं और मैं लड़ाई में भी नहीं घुसा और मैं पीस का मसीहा भी हूं, तो मेरे को नोबेल प्राइज भी दे दो और मैं अच्छा प्रेसिडेंट हूं ये भी मान लो। तो ये उन्होंने अचीव किया। जी, अब सर सवाल आता है जी, ये सवाल सर बना हुआ है कि जो सीज फायर है, ये सीज फायर कितना टिकेगा, क्योंकि लोग इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे कि ईरान इजराइल के बीच जो अभी ये सीज फायर अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ये कितना चलने वाला है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इजराइल ने चलो यहां तो मान लिया कि सीज फायर है, लेकिन गाजा में तो वो भी लगा हुआ है ना, अभी भी उन्होंने फायर किया, कल भी उन्होंने आदमी मारे हैं गाजा में। तो और जाहिर है कि ईरान की लड़ाई जो है उसमें गाजा में भी ईरान उसकी जो अपोज तो कर ही रहा है ना कि ये जो आप कर रहे हैं गाजा में वो सही नहीं है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ। तो क्योंकि नेतन्याहू का, जैसे मैंने बताया ना कि उनकी कुर्सी बनाने के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई तो लगी रहनी चाहिए, तो गाजा बंद नहीं किया उन्होंने, तो गाजा में लड़ाई चल रही है। तो उनके हिसाब से इजराइल इज स्टिल एट वॉर। तो जो बाकी चीजें हैं वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो भूल जाओ, क्योंकि इजराइल इज एट वॉर। तो क्योंकि इजराइल इज एट वॉर, तो अब क्या है कि हुदी के पास भी कारण है कि कभी भी एस्केलेट कर सकते हैं, क्योंकि हुदीज ने कहा था कि भाई हम रेड सी बंद कर रहे रहेंगे और इंटरडिक्ट करते रहेंगे जब तक आप गाजा के ऊपर हमला करेंगे। तो गाजा के ऊपर हमला बंद नहीं हुआ, तो ये एक फ्रेजाइल सीज फायर का एक कारण हो गया। कभी भी सीज फायर टूट सकता है, तो उसमें एक कारण हो गया, कभी भी हुदीज अपना काम शुरू कर सकते हैं। हिजबुल्लाह को भी अभी 5-6 महीने हो गए अपनी ताकत को दोबारा से संगठित करते हुए, क्योंकि उनको भी काफी जबरदस्त झटका लगा था। अब उस झटके के बाद में ऐसा नहीं है कि नफरत कम हो गई इसराइल के खिलाफ, ऐसा नहीं होता। और इसराइल ने उसके बाद भी ना, इसराइल बाहर निकला और उन्होंने उसके बाद भी लेबनान के ऊपर हमला किया है, तो गुस्सा उधर भी है। और हिजबुल्लाह और लेबनान को अलग करना मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो आदमी हैं वो लेबनान के पॉलिटिशियंस भी हैं। हिजबुल्लाह के कार्डर में लेबनान के पॉलिटिशियंस भी काफी सारे हैं। तो ये दो एक इनसेपरेबल चीजें हैं। तो इसका मतलब ये है कि उधर से भी कभी भी शुरू हो सकती है कहानी, और अगर उधर से कुछ कहानी शुरू हो सकती है तो जाहिर है कि ईरान भी कुछ ना कुछ मदद कर सकता है, और ईरान अगर कुछ ना कुछ मदद कर सकता है तो ये कहानी दोबारा शुरू हो सकती है। तो ये एक फ्रेजाइल सीज फायर है। और इसको फ्रेजाइल क्यों मैं फ्रेजाइल की डेफिनेशन दे रहा हूं, क्योंकि जो चारों तरफ से पीस तो नहीं हुई है ना। इजराइल ने ये नहीं बोला कि मेरा हमास के साथ लड़ाई खत्म,
ये सीज फायर हमास में तो एक्सटेंड नहीं हुआ अभी तक, ना ही वेस्ट बैंक में एक्सटेंड हुआ है। वहां पर भी नेतन्याहू ने एक अनाउंसमेंट किया है कि मैं 20 सेटलमेंट और बनाऊंगा वेस्ट बैंक में, और वो भी किसी को रास नहीं आ रहा है। तो पोटेंशियल लड़ाई का दोबारा से मौजूद है, सामग्री मौजूद है, कारण मौजूद है, कहानी कभी भी शुरू हो सकती है, आग लगने की देर है। जी, बिल्कुल। तो सर ये हम अभी इस वक़्त देख रहे हैं सर, ग्लोबली काफ़ी अनस्टेबल सिचुएशन है। रशिया यूक्रेन भी कंटिन्यू है, उधर इज़राइल और फ़लस्तीन का भी चल रहा है, इधर ईरान, इज़राइल, गाज़ा और ईरान, इज़राइल, अमेरिका। साथ ही सर एशिया में भी हम देख रहे हैं, चाइना, ताइवान, ये सारी चीज़ें भी इधर गरमाई हुई हैं। उधर भी अमेरिका अपनी टाँग फँसाने की काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना सी और इस सब में। तो सर आने वाले समय में ये भी सवाल है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि शांति तो हो नहीं रही है? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब सबका इन्वॉल्वमेंट। अभी आप देखिए, ये रीजनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो रीजनल वॉर है, जो यूरोप की लड़ाई है। उसमें क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए रूस के, तो उन्होंने वो उनको मंजूर नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि यूक्रेन नाटो में नहीं जाना चाहिए, वो सबसे बड़ा कारण है। तो वो एक रीजनल लड़ाई है। ये वाली जो लड़ाई है ये भी एक रीजनल लड़ाई है, और ये लड़ाई चीन के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर रही है। इंडो पैसिफिक में जो साउथ चाइना सी और ये वाला इलाका जिसकी आपने मेंशन किया, यहाँ पर अभी कोई लड़ाई शुरू नहीं हुई है। अभी वहाँ पर शीत युद्ध की ही सिचुएशन है, जो पोस्चरिंग की सिचुएशन है। और वहाँ पर भी अभी अमेरिका ने, आप देखा होगा कि वहाँ से भी एयरक्राफ्ट कैरियर हटा के वो अभी वहाँ ले गए हैं खाड़ी के पास, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इधर भड़क सकती है लड़ाई। सिचुएशन भड़क सकती है जी। जाहिर है कि इसका मतलब इंडो पैसिफिक में अभी पोस्चरिंग भी उनकी थोड़ी कम हुई है जितनी पहले थी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो इंडिविजुअल लड़ाइयां हैं ये सारे पूरे विश्व को एक साथ एक वर्ल्ड वॉर में की तरफ ले जा रही हैं। ये तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कई ऐसे प्लेयर हैं जिनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि हमने नहीं घुसना इस लड़ाई में। चीन उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है कि वो बोलता है कि हम मुझे यहाँ नहीं घुसना। रूस का भी बड़ा दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि मुझे यूक्रेन में ही कोई सॉर्ट आउट करना है और मुझे यहाँ मिडिल ईस्ट में नहीं घुसना है। उसी मुताबिक भारत का सवाल है, हमें किसी लड़ाई में नहीं घुसना है। हमारा भी दिमाग बिल्कुल क्लियर है, हमें अपनी क्या कहते हैं, अपनी उन्नति करनी है, और हमारा वही एम होना चाहिए। जंग के पीछे अलग ही अलग उसका मोटिव होता है, तो अपनी उन्नति। अभी आप देखें तो ये लड़ाइयाँ बंद नहीं होंगी, जिसमें भी कोई शक नहीं है, कुछ समय तक और चलेंगी। लेकिन ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई में तब्दील हो जिसे हम थर्ड वर्ल्ड वॉर कहें, वो मुश्किल है, क्योंकि अभी बाकी लोगों के पास में इतना बड़ा इंसेंटिव है नहीं कि वो इस लड़ाई में कूदें, ना ही बाकी लोगों को इतना थ्रेट है कि वो इस लड़ाई में कूदें। तो इस लेवल पर ही रहेंगी ये लड़ाई, मेरा अपना मानना है। और इस लेवल पर ही रहे, यहीं पे खत्म हो, और जो सीज फायर हुआ है वो रहे हमेशा, ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि शांति सबके लिए फायदेमंद है। और हमने और पिछले एक कुछ पॉइंट सालों मैं और ऐड करना चाहूंगा जी। कि देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई कि हर एक ने बोला मैं जीत गया, हर एक ने अपने अपनी स्पीच दी, विक्ट्री स्पीच दी, हर एक ने अपने अपने जो अपने लोग हैं उनके सामने हर एक आदमी अपना वर्चस्व भी हासिल कर पाया। और सबसे बड़ी हमारी जो लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि खाड़ी और जो स्टेट ऑफ हरमुज है वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसकी हमें सबको चिंता थी। और ईरान के लिए भी देखिए, अगर आप देखिए, एक उनका यही था कि जवाब उन्हें देना था। खाड़ी वो भी नहीं बंद करना चाहते थे, क्योंकि उससे चीन भी उनका नाराज, चीन उनका बहुत उनके साथ काफी संबंध हैं, व्यापार भी बहुत है, भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, उससे हम सभी नाराज हो जाते। तो वो भी ईरान के लिए बहुत अच्छी बात नहीं थी। तो उन्होंने वही चूज किया जो उन्हें सूट कर रहा था और जो ग्लोबली सूट कर रहा था। तो मेरे विचार से ये एक अच्छी खबर है हम सबको, और हमें उस सबको इसको इसी तरीके से लेना चाहिए कि एक टेंशन जो अननेसेसरीली फिर से पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को और ज्यादा पीछे धकेल सकती थी और हम सब के लिए मुसीबत बन सकती थी, वो कुछ हद तक टल गई। इसके लिए मेरे विचार से हम सबको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, शांति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही कई सारे कॉन्फ्लिक्ट से दुनिया जूझ रही है, काफ़ी ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका असर भी पड़ा है। फर्दर ये एस्केलेट होता तो ऑफ कोर्स और ज़्यादा असर हमें नज़र आता। सर बहुत-बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।